भारत के दर्जनों धन्ना सेठ, बड़े बड़े फ्रॉड, जिन्होंने गरीबों का अरबों खरबों बैंकों में जमा लेकर विदेश भाग गए, कुछ का तो मैं नाम भी गिना सकता हूं। चाहे वो मेहुल चोकसी हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे नीरव मोदी हो, और न जाने ऐसे कितने छुट भैया हैं। ये तो 1000, 10,000 करोड़, 12,000 करोड़ लेकर भागे हैं। 100 करोड़, 200 करोड़ वाले तो लोग भाग जाते हैं। यस बैंक का बैंक प्रमुख पकड़ा गया था, याद है उसको कुछ हुआ? चंदा कोचर जो आईसीआईसीआई बैंक की प्रमुख थी, उन पर बड़ा आरोप लगा था, याद है कुछ हुआ? लेकिन आपको एक खबर बता रहे हैं, सोचिए चाइना में कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। और सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि स्विस बैंक से पैसा आएगा। कैसे इस देश में भ्रष्टाचार के नाम पर सिर्फ दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया गया, लेकिन आज तक एक भी एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक समाज का आदमी बैंक लूट के नहीं भागा। सब के सब जातिवादी और मनुवादी हैं। क्या इसलिए उनको सजा नहीं होती है, भगा दिया जाता है? लेकिन चाइना से एक बड़ी खबर आई है। ये तस्वीरें देखिए, चाइना के राष्ट्रपति की तस्वीर है और एक वहाँ के चाइना के बैंक ऑफ चाइना के पूर्व चेयरमैन की तस्वीर है। चीन की एक स्थानीय अदालत ने लियू नाम के बैंक अधिकारी को 121 मिलियन युआन, करीब 168 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का दोषी पाया। मात्र 168 करोड़ रुपए। इसके अलावा लियू पर 3.32 बिलियन युआन, करीब 4620 करोड़ रुपए के गैरकानूनी लोन ऐसे कंपनियों को देने का आरोप है जो लोग पाने के योग्य नहीं थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि देश में किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। भारत में सरकारी बैंक के बड़े बड़े अधिकारी, जनरल मैनेजर करोड़ों रुपए लेकर भाग जाते हैं, लेकिन कोई पैसा नहीं इससे लौटाता है। सरकार भी उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर देती है। चाइना ने भ्रष्टाचार पर जो कठोर कदम उठाया है, भारत को भी उठाना चाहिए। ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सोचिए भारत का जातिवादी, मनुवादी सिस्टम कैसे नेक्सस बनाए हुए हैं। आज मैं बहुजनों के एक कार्यक्रम में था, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनका एक वीडियो मैंने सुना। उन्होंने कहा कि इस देश में जो सबसे बड़ी लूट है, सोचिए इस देश के 90% एससी, एसटी, ओबीसी के लोग पूरे सिस्टम से बाहर हैं। वो सिर्फ सरकारी नौकरी में थोड़ी बहुत पहुंच पाए हैं, सरकारी नौकरी में, वहां से ज़्यादा नहीं, मामूली 1% भी उनको रकम नहीं मिलती है। इस देश में सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइज लूट है वो ठेकेदारी प्रथा में है, और 99.99% जो इस देश में ठेकेदार हैं वो जनरल कैटेगरी के लोग हैं। सारे पुल, ब्रिज, बैंक से लोन कौन लोग हैं? इस बैंक का जो आदमी पकड़ा गया वो किस कैटेगरी का था? चंदा कोचर की कैटेगरी क्या है? हाल ही में सेबी की जो बात हुई, सेबी की डायरेक्टर की कैटेगरी क्या है? सहारा प्रमुख की कैटेगरी क्या है? इस देश में जितनी चिट फंड कंपनियां, उनकी कैटेगरी, उन लोग कौन है? इस देश में एक भी आदिवासी या शेड्यूल कास्ट, एससी समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग या ओबीसी के लोग बताइए जिन्होंने बैंक का 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 100 करोड़ का घोटाला किया हो और भाग गए हो। सोचिए, आप कल्पना कीजिए ये सब बातें कब आप डिस्कोर्स में लाएंगे। 10 साल पहले तक इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी की ही चर्चा नहीं होती थी। अब एससी, एसटी, ओबीसी की आपने चर्चा की तो आपको राजनीतिक भागीदारी तो मिल रही है, लेकिन सवाल है कि आपकी राजनीति कैसे चलेगी। जिस समाज के पास पैसा नहीं होगा, राजनीति नहीं कर सकता है। जिस समाज के पास पैसा नहीं होगा, वो अपना स्कूल, कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकता है। सोचिए, भारत में जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया, भारत में सबसे अमीर पार्टी पहले कांग्रेस होती थी, सवर्णों की पार्टी, फिर बीजेपी होती थी, सवर्णों की पार्टी। भारत में सरकार होने के बावजूद भी मायावती, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन की पार्टियों को चंदा नहीं मिलता है, आरजेडी को चंदा नहीं मिलता है। भारत में दलित, पिछड़े का मीडिया नहीं चल पाया, एससी, एसटी, ओबीसी का, क्योंकि हमारे पास बिजनेस नहीं है, कॉरपोरेट नहीं है। तो जब तक इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी बिजनेस में नहीं आएगा, तब तक ये देश मजबूत नहीं बनेगा।
जब तक ठेकेदारी में रिजर्वेशन नहीं होगा, कॉरपोरेट में रिजर्वेशन नहीं होगा, क्योंकि जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, वो आपको अडानी अंबानी कैसे बनने देंगे। और माफ कीजिएगा, ये मत बोलिएगा कि ये सारे लोग 95,000 करोड़ का कर्जा ले रखा है अडानी ने। ये जितने भारत के धन्ना सेठ हैं, ये सब के सब बैंक के कर्ज से चलते हैं, और 3 लाख से ज्यादा करोड़ का कर्जा तो सरकार राइट ऑफ कर देती है, लोन माफ कर देती है। 12 लाख करोड़ का कर्जा अब तक माफ कर चुकी है खाली बीजेपी सरकार। और ये नहीं है कि ये बीजेपी और कांग्रेस ही करती है, ये बीजेपी भी करती थी, कांग्रेस भी करती थी। तो सोचिए, इस देश के 99% संसाधन पर सवर्ण समाज का कब्जा है, जनरल कैटेगरी का। शहरों में जमीन पर जनरल कैटेगरी का कब्जा है, गांवों के जमीन पर कब्जा है, स्पोर्ट्स, सिनेमा, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, मीडिया, 99% जो पावर सेंटर्स हैं, जहां पैसा है, पावर है, फैसले लेने वाली जगह है, इस देश के 90% लोग सोचिए 10 रोटी खाकर गुजारा कर रहे हैं। इस देश के 90% लोग, जिसमें ज्यादातर एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और किसान हैं, वो फैक्ट्रियों में मजदूर हैं, उनका शोषण हो रहा है। वो सड़कें बना रहे हैं, वो बड़ी बड़ी इमारत बना रहे हैं, वो जिस अस्पताल को बनाते हैं, प्राइवेट अस्पतालों को, उसमें वो इलाज नहीं करवा सकते हैं, और जिस सरकारी अस्पताल को वो बनाते हैं उसमें अब धीरे धीरे इलाज खत्म हो रहा है। इस देश के 90% लोग जिस प्राइवेट स्कूल को बनाते हैं अपनी मेहनत से, मजदूरी करके, उसमें वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, और जिन सरकारी स्कूलों में उनको पढ़ने के लिए मौका मिल सकता था उसको बंद किया जा रहा है। सोचिए, इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, और कोई सवर्ण लिबरल पत्रकार नहीं बात करेगा। मुझे एक भी एससी, एसटी, ओबीसी का नाम बताइए जो इस देश से पैसा लेके विदेश भागा हो, जिसने बैंकों का घोटाला किया हो, करप्शन किया हो। सोचिए, और 90% लोग खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेलों में बंद है। मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश की महामहिम राष्ट्रपति ने कहा है। इस देश में झूठ के 90% एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक के लोग खीरा चोरी के झूठे आरोप में बिना जमानत, बिना वकील की वजह से जेलों में सड़ रहे हैं। और इस देश में अरबों खरबों का घोटाला कीजिए, पुल ढह जाए, बैंक लूट लीजिए, अरबों खरबों की संपत्ति पर कब्जा कर लीजिए, माइंस लूट लीजिए, लेकिन आपको कुछ नहीं करेगा कोई। यह है जातिवाद और मनुवाद। सोचिए, जातिवाद मनुवाद कैसे काम करता है। अगर आप आदिवासी हैं और आपके इलाके में माइनिंग है, तो आपके यहां खनन होगा। उड़ीसा में खनन होता है, झारखंड में खनन होता है, आंध्र प्रदेश में खनन होता है। लेकिन जिन राज्यों में पहाड़ है, मिनरल्स है, लेकिन वहां आदिवासी नहीं है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, तो वहां खनन नहीं होता है, वहां सिर्फ पर्यटन होता है। हिमाचल में पर्यटन होता है देवभूमि, जम्मू कश्मीर में पर्यटन होता है देवभूमि, उत्तराखंड में पर्यटन होता है देवभूमि। लेकिन जहां आदिवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, वहां खनन होता है, प्रदूषण होता है। वहां देवभूमि नहीं, वहां खनिज संपदा है। तो इस तरह के कदम कदम पर बेईमानी है। सोचिए, इस देश की मीडिया, जातिवादी मनुवादी मीडिया, कभी स्कूल अस्पताल का मुद्दा नहीं बनाता है, खबर नहीं चलाता है, बेरोजगारी खबर नहीं है। सोचिए, अगर आपका बच्चा 10+2 मैट्रिक सरकारी स्कूल में करता है, तो बाद में हो सकता है वो मजदूर बनने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि वो सरकारी स्कूल से पढ़ के आया है। लेकिन उसको परीक्षा देना पड़ेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय, IIT, IIM में उन बच्चों के साथ जो शहरों के प्राइवेट वाले स्कूल चकाचौंध में पढ़े हैं। तो सोचिए, गरीब 90% लोगों का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन उसको कंपटीशन देना है उन बच्चों के साथ जो प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं अंग्रेजी में। और ये सब कौन किया? कपिल सिब्बल नाम के शख्स ने, पी चिदम्बरम नाम के शख्स ने, प्रणब मुखर्जी नाम के शख्स ने। सब कांग्रेस के ब्राह्मण नेता थे।
और इन सब मुद्दों पर बोलने के लिए कोई नेता तैयार नहीं है और न तो उनकी कोई समझ है। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे लोग को चुनिए जिनकी राजनीतिक और सामाजिक समझ मजबूत हो, जो फूले पेरियार अंबेडकर के विचारों से लैस हो और आज की बातों को भी जानते हो। सोचिए, इस देश में सबसे बड़ी संपत्ति जो है वो आज सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो ठेके का है, कॉन्ट्रैक्ट का। 1 किलोमीटर सड़क 15 करोड़ रुपए में बनता है, कई कई जगह तो 35 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर सड़क बनता है। अब सोचिए, आप कलेक्टर बन के भी 1 करोड़ में 35 करोड़ नहीं कमा सकते हैं, अरे राष्ट्रपति बन के भी नहीं कमा सकते हैं। तो हमारे लोगों को राष्ट्रपति बनाया जाता है, अब एमपी एमएलए भी बनने लगे हैं, मतलब राजनीति में तो वो आ सकते हैं लेकिन वो ठेकेदारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां मोटा माल है। तो सोचिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए एससी एसटी ओबीसी दलों को चंदा नहीं मिलता है, और तो और इस देश के तमाम जातिवादी मनुवादी मीडिया ने बहुजन नेताओं को बदनाम कर दिया झूठ मूठ के खीरा चोरी के आरोप में। और दुनिया को पता है कि बीजेपी कांग्रेस के पास कितना मोटा पैसा है, लेकिन भ्रष्ट कौन है? मायावती जी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन। लेकिन हम लोग क्या करें? हम लोग दिन रात बहुजन समाज को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन आपके नेता को भी वही मीडिया पसंद है। मुझे नहीं पता कितने बहुजन नेता नेशनल दस्तक को देखते होंगे। कई बार मैं जाता हूं कई कई जगह पर, तो जो विधायक हैं, एमपी हैं, वो जानते हैं कि आपका नेशनल दस्तक है, तो लगता है कि चलिए समाज के जागरूक लोग देख रहे हैं। ये तो है कि समाज जरूर देख रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, कॉरपोरेट बिजनेस, ठेकेदारी में जब तक एससी एसटी ओबीसी के लोग नहीं आएंगे, आप सोचिए, सड़क बनाने वाला कंपनी नहीं चलाएगा। इस देश के तमाम संसाधनों पर 10% लोगों का कब्जा है और इसलिए जाति जनगणना नहीं कराई जा रही है। और इस देश के लुटेरों को चीन की तरफ फांसी देना चाहिए, लेकिन कौन देगा फांसी? सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जाति विशेष के लोग बैठे हुए हैं, और जाति का लुटेरा हो तो जाति का जज और जाति की पुलिस और जाति का इनकम टैक्स ईडी सीबीआई क्या न्याय करेगा? इसीलिए संविधान, आरक्षण और डाइवर्सिटी जरूरी है। जिस इस देश में हर धर्म और जाति के लोग सिस्टम में आ गए, उस दिन ये देश दोबारा सोने की चिड़िया हो जाएगी और कोई इस देश को लूटने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरे इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।